कानपुर झांसी हाईवे जिसमें एक तरफ है चिरगांव और दूसरी तरफ पड़ता है 20 किलोमीटर बाद झांसी और उसके बीच में है ये परीक्षा बांध जहां पर एसटीएफ की एक टीम इंतजार कर रही थी जिसकी अगुवाई कर रहे थे डिप्टी एसपी विमल कुमार। उनके साथ 5 जवान और थे जिनमें शामिल था एक कमांडो। ये टीम इंतजार कर रही थी असद अहमद और उसके गुर्गे गुलाम का, और दूसरी टीम जो चिरगांव से आ रही थी और असद का पीछा कर रही थी। चिरगांव से पीछा करती हुई एसटीएफ की एक टीम जो है वो ठीक इसी तरीके से जिस तरफ से हम इस वक्त आ रहे हैं यहां तक पहुंचती है, और यही वो मोड़ है परीक्षा बांध का मोड़ जहां पर आकर आमने सामने दोनों टीम हो जाती है और असद गुलाम जो कि बाइक पर भाग रहे होते हैं वो यहां से अपना रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं और वो यहां से कच्चे रास्ते पर निकल जाते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कच्चा रास्ता है, ये हाईवे से वो नीचे उतरते हैं कच्चे रास्ते के सहारे इस जंगल की तरफ जहां दोनों तरफ आप देखेंगे कि कटीले पेड़ हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं। आगे असद होता है जो बाइक चला रहा होता है और पीछे गुलाम होता है और उसका पीछा करते हुए दोनों ही टीमें, अब एसटीएफ की जो दोनों टीमें थी वो उनका पीछा करती है और आगे की तरफ बढ़ती है, उन्हें चेस करने की कोशिश करती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। आगे जाते हैं और पीछे से एसटीएफ की जो दूसरी टीम होती है वो आ रही होती है। दोनों ही टीमें पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है और दूसरी टीम एसटीएफ की दूसरी टीम इन्हीं रास्तों से जहां से असद होकर गुजरा था वो भी पीछा करने में जुट गई। ये लगभग हाईवे से लेकर कच्चा रास्ता जो जहां पर घटना स्थल है 1 किलोमीटर लंबा है, बेहद सुनसान है। परीक्षा का जंगल दोनों तरफ है, एक तरफ एस डैम है और दूसरी तरफ परीक्षा डैम, जहां से होकर असद अहमद गुलाम के साथ बाइक चलाकर कच्चे रास्ते पर दौड़ रहा था। तो मनीष देखिए, 2 गाड़ी में एसटीएफ की 2 टीमें सवार थी। 2 डीएसपी रैंक के जो अधिकारी थे वो लीड कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को, और पहले से कई दिनों से एसटीएफ की टीम को इस बात की जानकारी थी कि झांसी में आकर रुका हुआ है असद और उसके साथ उसका जो गुर्गा था, उसका जो सहयोगी था गुलाम, और वो कहां रुके हुए हैं इसकी पूरी जानकारी हो गई थी पुलिस को और एसटीएफ को। देखिए बिल्कुल, चूंकि परीक्षा वो इलाका है जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तब अतीक अहमद से जो इनपुट मिला था, जब उसे पेश किया गया था, उसके बाद इस इलाके से 3 ठेकेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई थी। अतीक अहमद को वो उसके कारोबार में सपोर्ट किया करते थे। तो हो सकता है कि असद अहमद का झांसी में छुपने की जो मंशा रही हो वो यही रही हो, क्योंकि अतीक अहमद का नेटवर्क यहां पर है, वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे होंगे। जी, और बिल्कुल जैसा कि हम दिखा रहे हैं, देखिए हम ऊपर से जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे कि ठीक इसी तरीके से 2 गाड़ियां एसटीएफ की आगे बढ़ रही थी और आगे आगे भाग रहा था असद और उसका सहयोगी गुलाम। लेकिन जरा बता देते हैं कि झांसी कैसे पहुंचा था असद और गुलाम। देखिए 24 तारीख को मर्डर को अंजाम दिया जाता है, उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, प्रयागराज में हत्या की जाती है और खुलेआम दिन दहाड़े हत्या को अंजाम दिया जाता है, गोलियां बरसाई जाती हैं, बम गिराए जाते हैं और उसके बाद उमेश पाल की मौत हो जाती है। पता लगता है कि अब उमेश पाल की मौत हो चुकी है, असद को पता लग गया था, पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, वो भागा भागा फिरता है। कहां पहुंचता है सबसे पहले मनीष? वो देखिए इससे पहले बता दूं कि ये लॉन्चिंग थी, जैसे कारोबारी अपने बेटों को व्यापार में लॉन्च करते हैं, ऐसे ही एक अपराधी ने अपने बेटे को अपराध के जरिए और बड़े कांड के जरिए लॉन्च किया था जराइम की दुनिया में और 5 लाख का इनामिया बना दिया। सबसे पहले वो असद कानपुर गया, कानपुर से मेरठ पहुंचा और मेरठ से 12 दिन दिल्ली में रहा, जहां पर जीशान और जावेद ने उसकी मदद की। शाइस्ता परवीन लगातार टच में थी। शाइस्ता परवीन के कहने पर अखलाक ने, जो कि बहनोई है अतीक अहमद का, मेरठ से 50,000 रुपया असद को भिजवाया था। तो कैसे फरारी काटनी है, पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसका खास ख्याल अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन दोनों असद का रख रहे थे, गुलाम उनके साथ था। और यही वजह थी कि मनीष, जब दिल्ली में शरण लेने की बात पुलिस को एसटीएफ को पता चली तो वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, आगे की इंफॉर्मेशन निकलती है और उसके बाद हम आपको जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इन्हीं रास्तों से होकर देखिए दोनों ही जो बदमाश थे वो बाइक से आगे बढ़ते चले गए और पीछे से एसटीएफ की टीम पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी। ये दूरी जहां पर एनकाउंटर हुआ है मनीष, वहां से मेन सड़क की ये दूरी लगभग कितनी है? लगभग 1 किलोमीटर दूर है ये विद्या। और देखिए बियाबान जंगल है, आप दोनों तरफ देखेंगे, एक तरफ
एश डैम है और दूसरी तरफ परीक्षा डैम है। लगभग 12:30 का समय रहा होगा। 11:30 बजे सूचना मिली, 12:30 तक एसटीएफ की टीम उसे चेस करते हुए यहां तक पहुंच गई होंगी। और बियाबान जंगल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो वहां पर मौजूद थे, कुछ बकरी चराने का काम कर रहे थे, कुछ परीक्षा बाद में मजदूर लगे हुए थे उस वक्त। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ये तो जो कहावत है ना कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, असद और गुलाम के लिए दरअसल वो इस रास्ते पर आ तो गए थे, भाग तो गए थे, और मुझे लगता है क्योंकि उनको इन रास्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी इसीलिए वो इस रास्ते पर आ गए थे। क्योंकि ये देखिए दोनों तरफ जंगल है, एक तरफ आप बता रहे हैं कि एक डैम है और दूसरी तरफ जो यहाँ परीक्षा डैम है उसका पानी बहता है। अगर वो इधर गिरते तो मर जाते, अगर वो इधर जाते जंगलों में जाते तो पकड़े जाते और मर सकते थे गिरकर, क्योंकि इधर भी खाई है इधर भी पानी है। यही वजह है कि वो सीधे भागते चले गए और तब तक वो भागते रहे मनीष, जब तक उनकी बाइक फिसल नहीं जाती है, वो गिर नहीं जाते हैं। देखिए बिल्कुल, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई और पीछे एसटीएफ। बचने का कोई रास्ता नहीं था। सोचा नहीं था कि दोपहर की सैर पर जो निकले हैं असद अहमद अपने गुर्गे गुलाम के साथ, वो आखिरी सैर होने वाली है, क्योंकि एसटीएफ उसे छोड़ेगी नहीं, ऐसा अंदाजा न तो अतीक को रहा होगा, न अशरफ उसके चचा को रहा होगा और न खुद असद अहमद को रहा होगा। विद्या बिल्कुल, देखिए हम आपको जरा तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहां पर देखिए, ये आप देखेंगे पावर प्लांट है, बिल्कुल इसके पास में लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पर यहां पर ये पावर प्लांट है। तो दूसरी तरफ डैम है और इस बीच में, इस बियाबान जंगल के बीच में और बिल्कुल खाली पड़ी इस जमीन के खंडर के बीच में कहें कि ये दोनों आकर फंस जाते हैं। एसटीएफ की टीम पहले से ही घात लगाकर बैठी हुई थी। एसटीएफ की टीम को जानकारी थी पहले से कि ये दोनों यहां रुके हुए हैं और ये यहां से भागने की कोशिश करेंगे, और यही वजह थी कि उन्होंने पहले ही उस रास्ते को ब्लॉक किया। जिस रास्ते से हम आ रहे हैं उस रास्ते को एसटीएफ की टीम ने ब्लॉक कर दिया था। उन्हें पता था कि वो इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे और यहां उनको चेस करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, और ये और खास हो जाता है कि असद अहमद आखिर झांसी में कर क्या रहा था, उसकी मौजूदगी झांसी में क्यों थी। ऐसी झांसी जहां से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है, जहां से होकर अतीक अहमद का काफिला साबरमती जेल से जो पुलिस टीम लेकर पहुंची थी, वो उसे लेकर यहां से पहुंच रही थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प इस वजह से और हो जाता है क्योंकि पुलिस टीम ने शक जाहिर किया है कि क्या कोई एम्बुश की योजना थी अतीक अहमद के काफिले पर, क्या कोई हमला किया जाना था। अतीक अहमद के दिमाग में कुछ और चल रहा था जिसे वो असद के जरिए इंप्लीमेंट करा रहा था। बिल्कुल, देखिए, और जैसा कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए डैम है, इधर पानी है, खाई है और दूसरी तरफ जंगल है, और आगे जरा दिखाइए कि जो दो गाड़ियां जिस तरीके से जा रही हैं और आगे बाइक पर जिस तरीके से दो लोग बैठकर जा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से पीछे दो गाड़ी थी एसटीएफ की, उसमें 12 लोग सवार थे। एसटीएफ के 12 जवान सवार थे, बड़े अधिकारी थे, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर और हवलदार भी उसमें मौजूद थे। लेकिन सभी ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, इनको एनकाउंटर का तजुर्बा था। इनको पता होता है कि अगर इतने बड़े अपराधी को, अतीक अहमद के बेटे जैसे अपराधी को अगर आपको पकड़ना है, उसको ढेर करना है, उसको घेरना है, और अगर वो फायर करता है तो उसको अगर चित कर देना है तो वो कैसे करते हैं, ये अधिकारी जानते थे और ये सिपाही जानते थे। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की ठेठ भाषा में कहें तो जिगरा था। एसटीएफ जिगरे वाली विंग है और यही हुआ। असद अहमद को इनकाउंटर करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम को चुना गया था। 2 डीएसपी उसकी कमान संभाल रहे थे, 2 कमांडो भी रखे गए थे, ताकि अगर ऐसे हालात आए जब भिड़ंत हो, आमने सामने की भिड़ंत हो, तो उसका मोर्चा कमांडो संभाल सके। और देखिए नतीजा वैसा निकला जैसी आशंका थी कि असद अहमद अटैक कर सकता है। जब घिर गया दोनों तरफ से, तब उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। जी, और इस बीच होता क्या है जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए ये भागम भाग चल रही है, आगे बाइक पर असद और गुलाम भाग रहे हैं और पीछे गाड़ी, 2 गाड़ियों में सवार एसटीएफ के जवान चल रहे हैं जो लगातार पीछा कर रहे थे, जो लगातार चेज करने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, असद को सरेंडर कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असद मान नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक बार हत्थे चढ़ गया तो वो फिर जेल में सड़ जाएगा, उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। और उसे पता था कि जो गुनाह किया है उसने, उसके लिए उसे उम्र कैद तक की सजा अपने पिता की तरह हो सकती है। देखिए बिल्कुल विद्या, सामने कोई रास्ता नहीं था, पीछे एसटीएफ थी और आगे ये कच्ची सड़क। असद की समझ में आ गया था कि अब वो बचेगा नहीं। मंजर आप समझिए कितनी रफ्तार रही होगी उस बाइक की, और एसटीएफ की टीम भी उसी रफ्तार से उसका पीछा कर रही थी। 1 किलोमीटर के सफर को तय करने में महज, चूंकि कच्चा रास्ता है, गड्ढे बहुत है, विद्या 10 से 15 मिनट का समय लगा होगा। बिल्कुल, और देखिए मनीष, एक बात और बड़े कमाल की बात है कि जरा ये सोचिए कि जो असद
मारता है एक व्यक्ति को, उमेश पाल की हत्या करता है, उसकी साजिश रचता है, अंजाम तक पहुंचाता है उस साजिश को, वो भागता हुआ झांसी क्यों पहुंचता है? एक वजह तो आपने बताई और पुलिस ने भी बताया है कि क्योंकि वो चाहता था कि यहां से जब अतीक का काफिला जाए तो उस पर अटैक किया जा सके और अतीक को छुड़ाया जा सके। लेकिन दूसरी एक और बड़ी वजह है, वो वजह यह है कि देखिए धौलपुर यानी कि राजस्थान, यहां आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, एक इलाका ऐसा है जहां तीनों प्रदेश के बॉर्डर लगते हैं और पुलिस को चकमा देना यहां बहुत आसान है। और यह आज की बात नहीं है, बहुत लंबे अरसे से, दशकों से जो बदमाश गुंडे माफिया हैं वो इस इलाके में आकर ठहरते हैं, क्योंकि 3 राज्यों की पुलिस को चकमा देना इस इलाके में बहुत आसान हो जाता है। देखिए बिल्कुल आपने जो भौगोलिक एरिया की बात कही, अपराधियों के लिए बहुत महफूज जगह है बुंदेलखंड, क्योंकि यहां पर राजस्थान की सीमा मिलती है, मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है और उत्तर प्रदेश में तो वो छिपे रहते ही हैं। तो ये असद अहमद का प्लान ये भी हो सकता है कि कैसे चकमा दिया जाए और खुद को सुरक्षित रखा जाए, महफूज रखा जाए, एक सुरक्षित ठिकाना, एक सुरक्षित पनाहगार ये इलाका हो सकता है, ये असद के दिमाग में चल रहा है। और बिल्कुल मनीष, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं लगभग उस जगह पर जहां पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, जहां पर अतीक के तीसरे नंबर का जो बेटा असद है और उसके साथ जो उसका सहयोगी, उसका गुर्गा गुलाम था, वो गिर जाते हैं, उनकी बाइक फिसल जाती है। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी जगह है और कैसे वहां पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, कैसे एसटीएफ के जवानों ने उन्हें घेर लिया, कैसे एक तरफ से जब फायरिंग हुई यानी कि असद और गुलाम की तरफ से जब फायरिंग हुई तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं रुकते हैं तो उसके बाद एसटीएफ के जो जवान हैं वो काउंटर फायरिंग करते हैं, यानी कि जवाबी फायरिंग करते हैं और उसमें 9 राउंड फायरिंग की जाती है एसटीएफ की तरफ से, यानी कि पुलिस की तरफ से 9 राउंड फायरिंग होती है और गोलियां सीने में लगती है असद के, गोलियां लगती है गुलाम के, दोनों ढेर हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल राधे ढेर हो जाता है। राधे मतलब असद अहमद। अतीक अहमद ने जो नाम दिया था असद को वो राधे था और गुलाम जो कि उसका गुर्गा था उसे कहा गया था उल्लू। उल्लू और राधे दोनों मारे जाते हैं। दिलचस्प वाकया है, अतीक अहमद से जो सामान बरामद हुआ उसमें एक आईफोन भी विद्या मिला जिसमें कोड वर्ड दिए गए थे। जितने गुर्गे थे परिवार के जो लोग थे, अतीक अहमद खुद को बड़े मियां कहलवाना पसंद करता था, अशरफ छोटे मियां हुआ करते थे और जो गुड्डू मुस्लिम फरार है उसे कहा जाता था मुर्गी। ठीक है मनीष, अब सीधे चलते हैं क्योंकि हम पास में आ गए, उस स्पॉट पर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। आप आइए हमारे साथ। एसटीएफ की टीम पीछा करते हुए यहां तक पहुंच जाती है। एसटीएफ की जो टीमें होती है वो यहां पर रुकती है और अब यहां देखिए हम आपको वहां लेकर चलते हैं जहां पर दोनों ढेर हुए थे, असद और गुलाम जहां पर ढेर हुए थे। यहीं से उनकी बाइक नीचे जाती है फिसलती हुई और बाइक गिरती है और उसके साथ ही साथ दोनों जो सवार इस पर बदमाश होते हैं यानी कि असद और गुलाम, वो भी यहीं पर फिसलकर गिर जाते हैं। लेकिन मनीष इतने से वो मानते नहीं है। दरअसल जब उन्हें लगता है कि अब वो गिर चुके हैं तो अपनी जेब से वो महंगी पिस्टल निकालते हैं जो विदेशी पिस्टल है और उसके बाद ये आड़ लेते हैं। इस मिट्टी की आड़ से वो फायर करते हैं, यहां से वो निशाना लगाते हैं। देखिए यहां आप दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एसटीएफ की टीम सामने खड़ी थी, 12 एसटीएफ के जवान सामने खड़े थे, 2 बड़े अधिकारी, 2 इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी थे वो खड़े थे और इसके अलावा जो टीम के हिस्सा थे बाकी जवान वो खड़े थे। यहां से दोनों ही फायर करने लगते हैं। 41 राउंड फायरिंग होती है मनीष और उसके बाद ये पता चलता है कि दोनों ढेर हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल विद्या, वहां से फायरिंग हो रही थी और यहां पर एसटीएफ के जवान खड़े थे। जैसे ये खड़े हैं डीएसपी विमल कुमार और नवेंदु यहां खड़े थे, जो जानकारी उन्होंने दी। नवेंदु यहां खड़े थे और यहां से लगातार फायरिंग कर रहे थे, हालांकि खुद को बचा भी रहे थे। जान का जोखिम था। पहले 2 फायर नवेंदु ने किए जो डिप्टी एसपी, उसके बाद विमल जो दूसरे डिप्टी एसपी उन्होंने फायर किया। उसके बाद कुल मिलाकर 9 फायर हुए जो उनकी टीम ने किए और जब गोलियां चलना शांत हुई तब एसटीएफ के जवान यहां पर नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि असद और गुलाम करहा रहे थे। बिल्कुल बाइक इस तरीके से पड़ी हुई थी यहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बाइक पड़ी हुई है और यहां पर सफेद पठानी कुर्ते में पड़ा हुआ था अतीक के तीसरे नंबर का बेटा जिसका नाम असद है, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने उमेश पाल की हत्या की है, गोली चलाई थी जिसके ऊपर आरोप था कि उसने बमबाजी की थी, उसको यहां पर ढेर कर दिया गया है। अभी अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर देखिए एक रेड स्पॉट आपको दिखेगा, ये खून का धब्बा है और यही क्योंकि वो गिरा था और उसके सीने में गोली लगी थी। ये देखिए पत्थर पर भी आप खून के निशान देख सकते हैं और ठीक इसके बगल में गिरा था उसका गुर्गा, उसका सहयोगी। मनीष
गुलाम और असद दोनों गिरे हुए थे, लेकिन उनके साथ असला भी मौजूद थे। बुलडॉग, ब्रिटेन की बनी हुई बुलडॉग पिस्टल जो असद के पास से बरामद हुई है, और दूसरी वॉल्थर पिस्टल जिसे गुलाम लिए हुए था। इसके अलावा एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। तो पूरी तैयारी के साथ असला लेकर असद सैर सपाटे पर निकला था। ये असला आए कहां से थे विद्या, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अतीक ने जो बयान दिया है विवेचक को, उसमें कहा है कि वो हथियार पाकिस्तान से सप्लाई करता है। ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं पाकिस्तान से, पंजाब पहले हथियार पहुंचते हैं जहां से उसे हासिल होते हैं। तो अपने आप में बड़ा एक खुलासा अतीक अहमद ने किया है विद्या। बिल्कुल, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी विवेचना चल रही है, जांच चल रही है, और जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलती है तो अतीक को वहां पर ले जाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी है मनीष। और देखिए, अतीक इस वक्त जो गम में है, शोक में है, क्योंकि एक बेटे की उसकी मौत हो चुकी है, एनकाउंटर में वो मारा जा चुका है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। उसने न जाने कितने लोगों के सिंदूर मांग उजाड़े होंगे, उसने न जाने कितने माओं के बेटे औलाद छीन लिए होंगे, और कितने लोगों की हत्या की होगी, कितने आंखों में आंसू दिए होंगे उसने। अब उसकी आंखों में आंसू है, अब उसके दिल में दर्द है, वो करा रहा है, वो परेशान है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता सिवाय वो एप्लीकेशन देने के, गुहार लगाने की अदालत को कि मुझे अपने बेटे के अंतिम क्रियाकर्म में यानी कि जनाजे में जाने की इजाजत दी जाए। देखिए, बिल्कुल अतीक अहमद परेशान है, लेकिन यहां पर एक बार फिर उन जाबाजों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। 2 डिप्टी एसपी नुवेंद्र और विमल कुमार, इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर जो 12 सदस्यीय टीम थी उसका हिस्सा थे, 5 हेड कांस्टेबल को भी इस टीम का मेंबर बनाया गया था, और साथ में रखे गए थे 2 कमांडो जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिन्होंने बहादुरी का काम किया, जिसकी तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की विद्या। बिल्कुल, और दूसरी तरफ सवाल भले ही विपक्ष की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो ये लोकेशन है, दरअसल इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको दिखाना भी चाहते हैं और बताना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पीछे आप देखेंगे तो ये कांटों के पेड़ हैं यहाँ पर, यानी कि जंगल है, झाड़ है। इसके अंदर जाने का मतलब है कि मौत को खुलेआम आप चुनौती दे रहे हैं और मौत के मुंह में आप जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पर आकर अतीक का बेटा और उसका गुर्गा यानी कि असद और गुलाम फंस गए थे, जहां से वो बच नहीं सकते थे, भाग नहीं सकते थे, और इसीलिए ये अंतिम पड़ाव बन जाता है। सीधे यहां पर वो चित हो जाता है गोली खाकर, और उसके बगल में उसका सहयोगी और शूटर गुलाम पड़ा रहता है। यहां से फिर जो ये टीम होती है वो लखनऊ में अपने चीफ किसको फोन करती है, जरा उसकी जानकारी भी दीजिए, वो भी बताइए दर्शकों। देखिए, बिल्कुल आईपीएस अमिताभ यस वो नाम है, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है। विकास दुबे एनकाउंटर सबको याद होगा, वो भी उनकी अगुवाई में ही पूरा घटनाक्रम घटा था, और आईपीएस अमिताभ यस को जानकारी दी जाती है, और साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी फोन किया जाता है, क्योंकि वो करा रहे थे, मतलब जीवित थे। एम्बुलेंस आती है, उन्हें डालकर झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। आईपीएस अमिताभ यस इतने समय में मुख्यमंत्री और शासन के स्तर के अफसरों को जानकारी देते हैं कि बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, असद की लोकेशन ट्रेस हुई थी और मुठभेड़ में वो मारा गया। और गजब का संयोग था। देखिए, मैं तो उस वक्त सीजेएम कोर्ट में मौजूद था, जहां पर अतीक और उसका भाई मौजूद थे। दोनों को पेशी के लिए लाया गया था, क्योंकि रिमांड चाहती थी पुलिस, और उनको रिमांड पुलिस को तो मिली है, लेकिन इस दौरान जब हम वहां पर मौजूद थे, लगभग 1 बजे का वक्त रहा होगा या 1:15 बजे का वक्त रहा होगा, वहां जानकारी हमें मिलती है कि अतीक का बेटा मारा गया है। अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद, जो फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ की टीम ढूंढ रही थी, उसे ढेर कर दिया गया है। पूरे के पूरे उस परिसर में, वहां कचहरी में जो वकील होते हैं वो वहां पर नारेबाजी करने लगते हैं, एक तरीके से वो खुशी जाहिर कर रहे होते हैं। क्योंकि ये वही वकील थे, ये वही प्रयागराज के लोग थे जो अतीक के सताए हुए थे, जो अतीक के बेटों के सताए हुए थे, लेकिन अंदर कोर्ट के अंदर बैठा हुआ, सीजेएम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ अतीक और उसका भाई अशरफ रो रहे थे, फपक रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या होगा। और वहां से बाहर निकलते हुए अतीक का जो चेहरा मैंने देखा, वो बता रहा था कि जब किसी बाप का बेटा जाता है तो उसको ये अंदाजा होता है कि आपने क्या खोया है, आपका क्या चला गया है। लेकिन एक कहावत भी है कि जाके पांव न फटे बीमाई, सो का जाने पीड़ पर आई। यानी कि जिसके पैर में दर्द नहीं होता, जिसके पैर में बीमारी नहीं फटता है, वो दूसरों का दर्द कैसे समझ सकता है। अब अतीक के परिवार को यह दर्द समझ में आया है कि जब आप किसी की औलाद को मार देते हैं, किसी के बेटे को मार देते हैं, किसी के पति को मार देते हैं, किसी की बेटी को मार देते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, दादागिरी करते हैं, किसी को रुलाते हैं, किसी की रातों का नींद चुरा लेते हैं,
वो क्या होता है। और कहानी अभी जारी है, खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा डॉन है प्रयाग का, यानी कि अतीक, वो अभी जेल में है। हालांकि वो सजायाफ्ता है, उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन अतीक के गुर्गे अभी भी गलियों में घूम रहे हैं। हालांकि बाबा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जरा मनीष आप यही बताइए। देखिए, बिल्कुल उनकी मंशा साफ है कि असद अहमद तक कार्रवाई सीमित नहीं रहनी है। अतीक अहमद का जितने गुनाह उसने किए हैं, जुर्म की दुनिया में जितने झंडे वो गाड़ता रहा है, सबका हिसाब किताब किया जाएगा और वो एक एक चीज करके सामने आने भी लगी है। अतीक अहमद से धूमनगंज थाने में पूछताछ हुई है, उसमें सारे जो राज उसके सीने में दफन है वो उसने उगले हैं, वो उसने बताए हैं। और अब कार्रवाई दूर नहीं है, अब अतीक अहमद के पूरे नेटवर्क को उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कर दिया जाएगा।